हाँ तो बच्चों, आज हम बताएंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और हर एक व्यक्ति का अपना फील्ड होता है। वैसे ही चार्ज का भी अपना फील्ड होता है। तो अगर कोई चार्ज है ऐसे प्लस क्यू, तो इसके चारों तरफ ये अपना एक फील्ड बनाता है। फील्ड का मतलब यह है कि अगर कोई एक चार्ज है, इस चार्ज को इसके अंदर इसके पास लाएंगे, जो ही यहां पे आएगा ये चार्ज, तो इस पर एक बल अनुभव होता है, फोर्स। या तो इस चार्ज को ये चार्ज अपनी ओर खींचेगा, या तो इसको रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। तो कहते हैं कि इसके अंदर, इस सर्किल के अंदर जब ये चार्ज आएगा, तो इसका मतलब इस पर एक बल अनुभव होगा। इसलिए कहते हैं ये प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और इस फील्ड का नाम रखा गया है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी, ध्यान दीजिए। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर एक अन्य आवेश को लाने पर वैद्युत बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार और नोट कर लीजिए। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर एक अन्य आवेश को लाने पर वैद्युत बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आता है वैद्युत क्षेत्र, उसके बाद से आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। दो वर्ड है, वैद्युत क्षेत्र अलग है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। वैद्युत क्षेत्र को की तीव्रता को जब समझना है, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक हम टेस्टिंग चार्ज की बात करेंगे। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, इसका नाम रखा गया है टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज क्या होता है? परीक्षण आवेश। थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको लिखते हैं Q0 से। परीक्षण आवेश का मतलब यह है कि काल्पनिक आवेश है, इसका अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। परीक्षण आवेश क्या है? यह एक काल्पनिक चार्ज है, काल्पनिक आवेश है, इसका अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। लेकिन जब किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर जाता है तो इस पर एक बल का अनुभव होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। तो इस परीक्षण आवेश को हम लिखेंगे Q0। अब परीक्षण आवेश से देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे डिफाइन करते हैं। पहले समझिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर एक प्लस क्यू आवेश है तो आप जानते हैं स्थिर आवेश अगर है तो चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? ये वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र है ये। अब एक कोई परीक्षण आवेश यहां पर Q0 है, इस फील्ड के बाहर है, इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, इसका नाम है टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश। किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, ध्यान दीजिए, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो ही या इसके अंदर आएगा तो इस पर एक बल लगेगा। इसके ऊपर Q0 को अगर यहां पर लाए तो इस पर एक बल लगेगा, फोर्स। या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, वैद्युत बल लगेगा। किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में उस पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश जो Q0 है, इन दोनों का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। नोट कर लें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनीशन लिखना हो, परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप नोट कर सकते हैं। लिख लीजिए, एकांक परीक्षण आवेश को,
एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में उस पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं कैपिटल ई से। अब फार्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे, नोट कर लीजिए। माना एक परीक्षण आवेश Q0 को, माना एक परीक्षण आवेश Q0 को, माना एक परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में उस पर लगने वाला बल F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू F/Q0। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F/Q0। यहां से E का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, या आगे बताएंगे एक और मात्रक होता है इसका, वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। दोनों याद रहना चाहिए, ये मात्रक आगे आगे आएगा। ई का बीमीय सूत्र, ई का बीमीय सूत्र, E इज इक्वल टू F/Q0, बल का बीमा याम L T पर -2, और Q बराबर IT, I की बीमा है समय की बीमा T। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? देखिए, याम L T पर -3, A पर -1। यह कहलाएगा E का बीमीय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। को बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई आवेश है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, उससे हमें कुछ दूरी पर निकालना हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा बता रहे हैं। माना एक वैद्युत आवेश प्लस Q बिंदु A पर स्थित है। एक परीक्षण आवेश Q0 को स्मॉल r दूरी पर रखा गया है। कहीं से लाया गया है, इसे स्मॉल r दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 को रखा गया है। अतः दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से कितना होगा? F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q0 बाई R स्क्वायर। इतना फोर्स लगेगा इस परीक्षण आवेश पर, इस प्लस Q के कारण इस पर इतना फोर्स लगेगा। अगर हमको निकालना हो यहां पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो फार्मूला अभी बताया है, E बराबर होता है F/Q। बिंदु P पर स्थित आवेश Q0 पर उत्पन्न
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू एफ अपॉन Q0, या E इज इक्वल टू एफ की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर, और Q0 से हमने डिवाइड कर दिया, Q0 से Q0 कैंसिल, तो यहां पर आ गया E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। यह निकल गया। अगर कोई आवेश है या बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसकी दिशा, जब वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो वेक्टर के रूप में लिखना हो तो लिख सकते हैं वेक्टर E बराबर 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R, यूनिट वेक्टर R। और एक फार्मूला हम बताए हैं अभी आपको, E बराबर F बटे Q0, इसको वेक्टर में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन Q0, ऐसे भी लिख सकते हैं, और वेक्टर के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है, तो सदिश राशियों में डायरेक्शन होता है। तो प्लस Q अगर होगा तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, माइनस Q होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, दिशा ही मेन है। दिशा जब तक नहीं मालूम होगा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए दिशा को समझिए। देखिए नंबर 1 प्लस Q, अगर कोई धन आवेश है, प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बिंदु P की ओर होती है। बिंदु P का मतलब जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो आवेश से उस बिंदु की ओर होगी। जैसे प्लस Q है ये बिंदु पर, और हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है उसका डायरेक्शन A से P की ओर होगी, ऐसे होगी। यहां लिखा गया A P दिशा में। माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु P से आवेश की ओर होती है। ये माइनस Q है, यहां पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसकी दिशा यहां पर P से A की ओर होगी। इस चीज को आप हमें ध्यान देना है। और इसका जो फार्मूला है आपको बता दिया गया है, E बराबर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, R स्क्वायर, ये ध्यान देना है आपको। तो अगर कोई एक आवेश है तो उससे स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो फार्मूला ऐसे लिख करके निकाल लेंगे, और डायरेक्शन प्लस होगा तो दूर होगा, अब माइनस होगा तो उस बिंदु से आवेश की ओर होगा। ये आपको ध्यान देना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा R में संबंध। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। ये देखने से लग रहा है कि आवेश से ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। यानी घटते घटते यह जीरो कब होगा, जब R का मान क्या हो जाए, इन्फिनिटी। जब R इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ज्यों-ज्यों R बढ़ेगा त्यों त्यों E का मान घटेगा। तो देखिए यह R है,
और यह ई है। ऐसे आई का मान धीरे धीरे घटते 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 इसके पैरेलल हो जाता है। पैरेलल कभी मिलेगा नहीं इसमें, इसमें मिलेगा तो वहीं पर कब जीरो होगा ये ई की वैल्यू? जीरो तब होगा जब आर का मान क्या हो? इंफिनिटी हो। तो कहां पे जाके मिलेगा ये? इंफिनिटी में। तो इस तरह का कर्व ग्राफ आता है, ऐसे इस तरह का ग्राफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और आर में ग्राफ ऐसे आता है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और दो फार्मूला हो गए यहाँ पर। E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू जीरो और E इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो क्यू बटे आर स्क्वायर। अब आता है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, जब एक धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तो वह जिस पथ का अनुसरण करता है उसे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब अगर कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक प्लस क्यू आवेश है तो इसके कारण क्या होगा? एक वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर प्लस आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो इसमें या जिस पथ पर चलेगा, जिस पथ पर ये चलेगा उस पथ को बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। अगर उसको यहां पर छोड़ दिया जाए तो सीधे प्लस और प्लस क्या लगेगा इस पर? प्रतिकर्षण बल। जिस पथ पर यह चलेगा वह पथ कहलाता है वैद्युत बल रेखाएं। अब इन वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। वो गुण क्या क्या है उसको आप नोट करते रहिए और हम आपको उसको समझाते रहे। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इसके बहुत से गुण होते हैं। इसमें नंबर 1 पहला लिखिए गुण क्या होता है। पहला लिखिए, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। फिगर से समझिए, नोट कर लिए होंगे, नीचे फिगर बनाइए। अगर यह धन आवेश है, धन आवेश, तो वैद्युत बल रेखा जो होगी वो इससे निकलती है। सेंटर से ऐसे निकाल सकते हैं आप, इधर निकलेगी, ऐसे इधर निकलेगी। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो जिस पृष्ठ से निकलती हैं उस पृष्ठ के लंबवत भी होती हैं। ऐसे इस तरह से फिगर बना सकते हैं आप और दिखाइए कि वैद्युत बल रेखा ऐसे निकल रही है। हर संभव दिशाओं में निकलती हैं इस पृष्ठ। और एक चीज और ध्यान देना होगा, यह पृष्ठ पर जो जिस पृष्ठ से निकलती हैं उस पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। ऐसे ऐसे वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं। अगर ऋण आवेश है, ऐसे ऋण आवेश, तो ऋण आवेश में ऐसे प्रवेश करती हैं। इस तरह से ऐसे ऋण आवेश में प्रवेश कर रही हैं, धन आवेश से निकल रही हैं। इसको बना लीजिए। नंबर 2, ये नंबर 1 था, अब लिखिए नंबर 2। नंबर 2 में लिखिए, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ऐसे
अगर यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर माइनस आवेश है, तो वैद्युत बल रेखा ऐसे प्लस से किधर जाएगी, माइनस की ओर। ऐसे यहां से लंबवत निकलेंगी, ऐसे होकर के लंबवत ही यहां पर जाएंगी। यहां से निकली और यहां पर प्रवेश कर गई। एक कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ऐसे ऐसे यहां से निकलेगी, यहां से भी निकलेगी, यहां प्रवेश करेगी, यहां प्रवेश करेगी। हमने कहा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, काटेंगी नहीं है। क्यों नहीं काटेंगी? नीचे आप उसी में एक लाइन छोड़ के लिखिए। लिखा गया, पूछता है प्रश्न कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? तो हमने कहा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब क्यों नहीं काटती हैं, देखिए, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 लिखिए। वैद्युत बल रेखाएं खुली वक्र होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं खुली वक्र होती हैं। नेक्स्ट नंबर, वैद्युत बल रेखाएं एकल आवेश से भी उत्पन्न होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एकल आवेश से भी उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट नंबर, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, अर्थात विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। अर्थात विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट नंबर, वैद्युत बल रेखाएं चौड़ाई की दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं। चौड़ाई की दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं, अर्थात समान प्रकृति के आवेशों में, अर्थात समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। और लास्ट नंबर, वैद्युत बल रेखाएं जिस पृष्ठ से निकलती हैं उस पर नॉर्मल होती हैं, लंबवत होती हैं।
नॉर्मल होती हैं, लंबवत होती हैं। कुछ वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, अभी हमने बताया कि जो धन आवेश होता है उससे वैद्युत बल रेखाएं चारों ओर निकलती हैं। ऋण आवेश जो होता है उससे वैद्युत बल रेखाएं सिकुड़ती यानी अंदर की तरफ घुसती हैं। ये दो प्लेट है और एक प्लेट धन आवेश है और एक प्लेट ऋण आवेश है। तो देखिए यहाँ भी वैद्युत बल रेखा पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, ऐसे प्लस से माइनस की ओर ऐसे ऐसे आ रही है वैद्युत बल रेखा। और ये दो प्लस आवेश एक पास रखे गए हैं, तो इन दोनों से रेखाएं निकल रही हैं और ऐसे निकलेंगी यहां से परपेंडिकुलर। ये ध्यान देना है कि सरफेस से हमेशा निकलेंगी परपेंडिकुलर, तब जाकर के ऐसे जो है वक्र लेंगी। और वक्र का मतलब होता है आपका कर्व के अनुसार वो ऐसे मुड़ जाएंगी। तो ये आपका ऐसा है। और एक ही और पॉइंट आप नोट कर लेंगे, जहां पर अगर वैद्युत बल रेखा ऐसे है, इस तरह से है, पैरेलल है, बिल्कुल ऐसे पैरेलल है, तो इसका मतलब यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अगर वैद्युत बल रेखा ऐसे है, इस तरह से है, ऐसे है, इसे कहेंगे असमान वैद्युत क्षेत्र। असमान वैद्युत क्षेत्र ऐसे। अगर यहां पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी है और यहां पॉइंट सी है, कभी कभी प्रश्न में दिया जाता है ऐसे वैद्युत बल रेखाएं खींच दी जाएंगी और पूछा जाएगा प्रश्न वैद्युत बल रेखाएं किस बिंदु पर अधिक है या किस बिंदु पर कम है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पॉइंट पर अधिक है। जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जहां पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। तो सबसे अधिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होगी, ए पर। ई ए इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन ई सी। तो इस तरह से आप वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाओं के बारे में आप डिटेल में बता दिए हैं। इसको थोड़ा किताब से भी देखिए, अध्ययन करिए और फिर अगले वीडियो में